अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स देख लिया है और हमने डिफरेंट जो है वो रोटेशनल टाइप्स देख ली हैं मॉलिक्यूल्स की। और अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स, ठीक है। रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट मॉडल हमारे पास क्या है, रिजिड ऑर्डर मॉडल, एंड नेक्स्ट सेकंड मॉडल हमारे पास है नॉन रिजिड ऑर्डर मॉडल, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं रिजिड ऑर्डर मॉडल को, ठीक है। तो रिजिड ऑर्डर मॉडल क्या है कि देखिए ये इमेजिन किया गया है कि दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग डम्बल के, जिस तरह से एक डम्बल होता है स्पिनिंग, ये इसको ऐसे एज्यूम किया गया है, ठीक है। अब द डम्बल हैज़ टू मासेस सेट एट अ फिक्स डिस्टेंस के, डम्बल पे जिस तरह से दो मासेस अटैच होते हैं एंड के पर, सेम ऐसे जो है इस पे दो मासेस अटैच होते हैं फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस पर फ्रॉम वन अनदर एंड स्पिन्स अराउंड इट सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड इट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं रिजिड रोटर मॉडल में, ठीक है। देखिए नाम क्या है रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी रिजिड है, फिक्स्ड है। इन रिजिड रोटर मॉडल बॉन्ड्स डू नॉट डिस्टोर्ट अंडर द स्ट्रेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब फोर्स लगाते हो तो बॉन्ड जो है वो डिस्टोर्ट नहीं होता, नहीं टूटता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड इन रिजिड रोटर मॉडल, ठीक है। जब उसका नाम है रिजिड है तो दैट मीन्स कि बॉन्ड लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास क्या है, मास m1 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मास m2 है। अब देखिए ये क्या है, इनका सेंटर ऑफ मास जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर जो है रोटेट करते हैं, ये समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर देखें मेरे पास अगर m1 और m2 इक्वल होता तो जब इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में लाई करता, लेकिन यहाँ पे देखें m1 का मास ग्रेटर है देन m2 से, सो ये थोड़ा सा जो है m1 की तरफ क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये बॉडी जो है इक्वल यहाँ पर रोटेट कर रही है, ठीक है। m2 यहाँ रोटेट कर रहा है, मीन्स कि जब हमने फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पे क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। अच्छा, रोटेशन कब होगी, जब देखें सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है रोटेशन होगी, और जब m1 और आप सेंटर ऑफ मास के अराउंड जब रोटेशन होगी तो एट दैट पॉइंट देखें m1 r1 आपके इक्वल हो जाता है m2 r2 के, तभी तो वो बैलेंस होगा ना कि एक मास, दोनों मास जो है बैलेंस होंगे। एट दैट पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सो इट सेंटर ऑफ मास m1 r1 इक्वल हो जाता है m2 r2 के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इस मॉडल में m1 से लेके r1 तक का जो m1 से लेके सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डोनेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं r1 से, और ये दस, ठीक है। अच्छा, और जो m2 से लेके सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r2 से, ठीक है। और जो ओवरऑल डिस्टेंस होता है मीन्स m1 से लेके m2 तक, ठीक है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r0 से। ऑलराइट, अब देखिए क्या है, रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम जो है कैरेक्टराइज करते हैं इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्यों? क्योंकि देखिए हम जब मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं तो एज अ रिजल्ट वो भी वो एज अ अपोजिट वो जो फोर्स लगा रही होती है दैट के वो चाहती है कि वो रेजिस्ट करती है उस चेंज को, जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है वो रेजिस्ट करता है उस चेंज को, एंड दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो फोर्स लगाई होती है मॉलिक्यूल पे, तो उसको रोटेट कराने के लिए, वो रोटेट कब करेगा, जब वो फोर्स जो हमने लगाई है वो उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा हो जाएगी, तभी वो जो है वो मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेट करता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज़ अ क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द टॉर्क नीडेड फॉर अ डिजायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने पहले भी कहा था कि हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, क्वांटिटी है जो डिटरमाइंस करती है टॉर्क, कि आपको कितनी टॉर्क क्या है, एंगुलर फोर्स को ही हम यहाँ पे टॉर्क कह रहे हैं कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि आपको उसको रोटेट करवाने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन में लाने के लिए, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जो है अब हमने क्या फाइंड करना है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या देखें m1 है, यहाँ पर हमारे पास m2 है, समवेयर यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास से लेके m1 तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ r1, और m2 से लेके सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ r2, एंड r0 क्या है हमारे पास, टोटल जो डिस्टेंस होगा m1 से लेके m2 को, उसको हम जो है वो r0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि एट द सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास m1 इक्वल हो जाता है m1 r1 इक्वल होता है m2 r2 के, ठीक है ये। और हमने ये भी पढ़ा था कि I इक्वल होता है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर के इक्वल होता है ये, ठीक। अच्छा, अब देखें कि मैं क्या करूं कि m1 हमने एज इट इज़ ऐसे लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या था, r स्क्वायर था, तो r स्क्वायर को मैं खोल के लिख सकती हूँ इस तरह से, r1 इंटू r1। तो मैंने क्या किया, इसको खोल के लिख दिया r1 इंटू r1, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये प्लस m2 था, m2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, एंड r2 स्क्वायर को मैंने फिर से खोल के लिख दिया, दैट इज़ r2 इंटू r2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m1 r1 एंड m2 r2 इन द अबव इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि m1 r1 इक्वल किसके हैं, m2 r2 के, मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि m1 r1 किसके इक्वल है, m2 r2 के। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन क्या है, m1 r1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि m1 r1 की जगह इसकी वैल्यू लिख दूँगी, जो कि मेरे पास क्या है, m2 r2, ऑलराइट, जो कि क्या है, m2 r2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि m1 r1 की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी m2 r2, ठीक है। और ये जो r1 था ये एग्जैक्ट ऐसे रहा, ठीक है। अब प्लस m2, अब देखिए m1 यहाँ पे हमारे पास क्या था, m2 r2, तो m2 r2 की जगह भी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि m2 r2 किसके इक्वल है, m1 r1 के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि m2 r2 की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, जो कि क्या है, m1 r1। तो यहाँ पे हमने रख दिया m1 r1, ठीक है, एंड जो है वो r2 हमारे पास ऐसे एग्जैक्ट हमारे पास ऐसे ही रहा, ठीक है, ओके, ये r2 यही रहा। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि r2 r1, यहाँ पे r2 r1 था, यहाँ पे r2 r1 था, तो मैंने क्या किया, r2 r1 कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, m2 प्लस m1, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन, जो कि मेजर इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, r2 r1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे जो है वो r2 और r1 की वैल्यू, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी हैव, कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट क्या होगा, हमारे पास m1 इक्वल होता है m1 r1 इक्वल होता है m2 r2 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या करूँ कि मैं r2 को ऐसे लिख सकती हूँ, r2 इज इक्वल टू r0 माइनस r1। r0 क्या था कि जो हमारे पास टोटल लेंथ थी उसमें से अगर मैं r1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास r2 आ जाएगा, तो r2, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन थी m1 r1, ये जो इक्वेशन थी m1 r1, इसके अंदर ये मैंने एग्जैक्ट लिख दी m1 r1, ठीक है। अब यहाँ पे m2 की जगह मैंने m2 लिख दिया, एंड r2 की जगह मैंने क्या किया है, r2 की वैल्यू लिख दी है, जो कि हमारे पास क्या है, r0 माइनस r1, ठीक है। ये देखें, ये एग्जैक्ट मैंने लिख दी, ओके। अब यहाँ पे m1 r1 ऐसे सेम आ गया, इक्वल्स टू, अब ये m2 और r0 मल्टीप्लाई होंगे, सो इट विल बी m2 इंटू r0। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा, m2 जब r1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 इंटू r1, ओके। अब ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, m1 r1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास m1 r1 है, यहाँ पर ये जो माइनस m2 r1 था, ठीक है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m2 r1, ठीक है, एंड इक्वल हो जाएगा m2 r0 के। अब क्या करूँगी मैं यहाँ पे कि
R1 दोनों में है, तो मैं R1 क्या कर लूँगी, R1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे M1 एंड M2 को एज इट इज़ लिख दिया, M1 ओके। यहाँ पर M1 यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, M1 प्लस M2 ओके इज इक्वल्स टू M2 R0। तो अब मुझे क्या करना है कि R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 इक्वल हो जाएगा कि यहाँ पर ये देखें R1 इज इक्वल्स टू M2 R0, तो यहाँ पर मैंने M2 R0 लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, R1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये R1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब मुझे क्या फाइंड करना है, R2। सो ये हमने देखें, दोबारा से देखें, एट द पॉइंट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, M1 R1 इक्वल होता है M2 R2 के। तो सेम जिस तरह से हमने वहाँ पे जो था वो R2 हमने कहा था कि इक्वल होता है R0 माइनस R1 के, सेम इसी तरह से हम R1 को लिख सकते हैं ऐसे कि R1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम R0 जो टोटल बॉन्ड लेंथ थी उसमें से अगर हम R2 माइनस कर दे तो हमारे पास R1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ऊपर M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, इसमें से हमने M1 एग्जैक्ट लिख दिया, ठीक है, एंड R1 की जगह R1 की वैल्यू लिख दी, जो कि क्या है हमारे पास R0 माइनस R2। सो ये हमने यहाँ पे लिख दी इज इक्वल्स टू M2 R2। यहाँ से ये जो था हमारे पास M2 R2 ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा, M1 R0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, M1 R0 माइनस M1 R2, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, M2 R2 के, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि M1 R0 यही रहा, ठीक है, एंड इक्वल के ये M माइनस हमारे पास यहाँ पे माइनस M1 R2 था, ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट हमारे पास M2 R2, ये हमने M2 R2 यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस M1 R स्क्वायर था, यहाँ R2 था सॉरी, यहाँ पे प्लस M1 R2 आ गया क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड आया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, M1 R0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब यहाँ पे R2 था, दोनों में मैंने R2 कॉमन ले लिया, सो इट विल बी M2, जब R2 कॉमन ले लेंगे तो ये M2 प्लस M1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो R2 इज इक्वल्स टू ये M1 ओवर R0, ठीक है, तो ये M1 ओवर R0 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय M2 प्लस 1। सो ये मेरे पास क्या आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई, जिसको मैं उस अब इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने जो है वो R2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, एंड हमने R1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। दिस इज द वैल्यू ऑफ R2, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। अब क्या कर देंगे, हम इसको अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, I इज इक्वल्स टू R2 R1 इंटू M2 प्लस M1। तो अब R2 की जगह R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R1 की जगह R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास R2 की वैल्यू क्या है, दिस, यस दिस, ये क्या है हमारे पास R2 की वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू M1 R0 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R2 की जगह R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह से हम R1 की जगह ये रही R1 की जगह हम R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू M2 R0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये M2 प्लस M1 हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये यस
m2, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, m2 प्लस m2 प्लस m1 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये क्या होगा कि m2 प्लस m1 एंड दिस m2 प्लस m1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ये m1, ठीक है, ये m1 रह जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़, एंड ये m2 रह जाएगा, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 m2 एंड आर नोट हो जाएगा हमारे पास आर नोट स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या बचा है डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, तो वो हमने लिख लिया m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस वन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस मास। इसको हम कहते हैं reduced mass। ठीक है, और इसका सिंबल है हमारे पास म्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रिड्यूस मास की जगह इस जो है वो हम म्यू लिख देंगे, ठीक है, इसकी, क्योंकि ये इक्वल होता है म्यू के। सो यहाँ पे देखिए हमने इसकी जगह जो है क्योंकि इक्वल था म्यू के, तो म्यू लिख दिया, एंड यहाँ पे हमारे पास आर नोट स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स।